नमस्कार। आज तारीख है 13 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। पहला हम बात करेंगे शांति एक्ट की। एक ऐसा कानून जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। पर सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सही दिशा में है। दूसरा, हम कश्मीर की वादियों में चलेंगे और देखेंगे कि दशकों की कह सकते हैं ना नाकामी के बाद सरकार डल झील को बचाने के लिए अपनी पूरी रणनीति ही क्यों बदल रही है। हाँ, एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है वो। और आखिर में हम विदेश नीति के बड़े कैनवास को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलती दुनिया में भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाली जो पुरानी पहचान है उसे छोड़कर एक नया रास्ता क्यों अपनाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम चलेंगे भारत के खेतों में और दालों की कहानी को समझेंगे। एक तरफ सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है तो दूसरी तरफ एक अमेरिकी सौदे की खबर ने किसानों की नींद उड़ा दी थी। आखिर दालों के पीछे का असली अर्थशास्त्र और राजनीति क्या है। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाएंगे। सरकार एआई से बनने वाले फेक वीडियो और तस्वीरों को लेकर नए नियम लाई है। ये नियम क्या हमारी सुरक्षा के लिए काफी हैं या इनसे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है आज के दौर में। हमारा तीसरा मुद्दा वंदे मातरम से जुड़ा है। सरकार ने एक नया आदेश निकाला है कि अब से हर सरकारी कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम बजाना होगा। इस पर एक बड़ी संवैधानिक बहस छिड़ गई है। जी, और कुछ लोग इसे संविधान के खिलाफ भी बता रहे हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्यों। और आखिर में हम बात करेंगे आपके और हमारे पैसों की। भारत का जीवन बीमा उद्योग एक अजीब सी समस्या से जूझ रहा है, जहां पॉलिसी बेचने का खर्चा कमाई से कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। इसका बोझ आखिर किसकी जेब पर पड़ रहा है। चलिए इन सभी विषयों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जिसका असर हमारी ऊर्जा और सुरक्षा दोनों पर पड़ने वाला है। शांति अधिनियम, शांति एक्ट। हाँ, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। इससे शायद तरक्की होगी, निवेश आएगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी तो डिटेल्स में छुपी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस अधिनियम के 3 बड़े पहलू हैं। ओके। पहला तो सीधा है, प्राइवेट कंपनियां अब न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकेंगी। मतलब सरकार की जो दशकों पुरानी मोनोपोली थी वो अब खत्म। ठीक है, ये तो एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लगता है, लेकिन बाकी दो पहलू क्या हैं? मैंने सुना है कि असली विवाद तो वहीं पर है। हाँ, और दूसरा पहलू इस सबसे बड़ा गेम चेंजर है और शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक भी। अच्छा। ये कानून न्यूक्लियर सप्लायर्स को, यानी वो विदेशी कंपनियां जो हमें रिएक्टर्स और बाकी उपकरण बेचती हैं, किसी भी दुर्घटना के हालत में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। क्या? हाँ, सारी की सारी लायबिलिटी प्लांट चलाने वाली कंपनी यानी ऑपरेटर पर डाल दी गई है। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी खराब डिजाइन वाला रिएक्टर बेचती है और उसकी वजह से हाँ, और कोई हादसा हो जाता है तो भी उस सप्लायर पर कोई केस नहीं होगा? लगभग यही मतलब है। देखिए, पहले के कानून में एक राइट ऑफ रिकोर्स हुआ करता था। राइट ऑफ रिकोर्स? जी, जिसका मतलब था कि ऑपरेटर यानी प्लांट चलाने वाली कंपनी हादसे के बाद सप्लायर पर खराब उपकरण के लिए मुकदमा कर सकती थी। शांति अधिनियम ने उस अधिकार को खत्म कर दिया है। ये तो बहुत अजीब बात है। सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर की है, भले ही गलती सप्लायर की हो। लेकिन इतिहास तो यही बताता है, चाहे चेर्नोबिल हो या फुकुशिमा, ज्यादातर बड़े न्यूक्लियर हादसों में डिजाइन या इक्विपमेंट की खराबी एक बड़ी वजह रही है। तो फिर सप्लायर्स को इस तरह का सुरक्षा कवच क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या सुरक्षा का तर्क तो नहीं है, बल्कि सीधा सीधा व्यावसायिक दबाव है। कमर्शियल प्रेशर। बिल्कुल। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सालों से भारत के लायबिलिटी कानून को लेकर शिकायत कर रही थीं। यहाँ तक कि अमेरिका के 2026 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में साफ-साफ कहा गया था कि भारत को अपने परमाणु देयता कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से बनाने चाहिए, जो कि सप्लायर्स को बचाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बदलाव उसी दबाव का नतीजा लगता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है। क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अगर हम सप्लायर्स को लायबिलिटी के जोखिम से नहीं बचाएंगे तो कोई भी बड़ी विदेशी कंपनी भारत में निवेश ही नहीं करेगी और हम आधुनिक तकनीक से वंचित रह जाएंगे? ये तर्क हमेशा दिया जाता है, लेकिन यहाँ हमें सोचना होगा कि हम किस कीमत पर ये टेक्नोलॉजी चाहते हैं। भारत में भोपाल गैस त्रासदी का अनुभव हमारे सामने है ना, जहाँ यूनियन कार्बाइड की जिम्मेदारी का सवाल दशकों तक चलता रहा। ये कानून हमें उसी दिशा में वापस ले जा रहा है
जहां टेक्नोलॉजी देने वाली कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं होती। सही बात है। और अब आते हैं तीसरे पहलू पर, मुआवजे की सीमा। हाँ, इसकी बात करते हैं। कितनी सीमा तय की गई है? ऑपरेटर की अधिकतम देयता बड़े प्लांट्स के लिए 3,000 करोड़ रुपए तय की गई है। 3,000 करोड़। हाँ, और इसमें सरकार का योगदान मिलाकर भी किसी भी बड़े हादसे के लिए कुल मुआवजा लगभग 3,900 करोड़ पर सीमित कर दिया गया है। 3,900 करोड़। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन असल दुनिया के हादसों के नुकसान के सामने ये कितनी है? यहीं पर ये आंकड़ा चौंकाने वाला बन जाता है। एक अनुमान के मुताबिक जापान में हुए फुकुशिमा हादसे से जुड़ा कुल खर्चा 46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 46 लाख करोड़? जी और हमारी सीमा है 3,900 करोड़, मतलब 1,000 गुना से भी कम। हाँ, ये आंकड़ा तो वाकई में होश उड़ाने वाला है। इसका मतलब तो साफ है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो मुआवजे का लगभग सारा बोझ सरकार और आखिर में देश की आम जनता पर ही आ जाएगा। बिल्कुल। और यहीं पर मॉरल हैजार्ड का सिद्धांत लागू होता है। मॉरल हैजार्ड मतलब जब आपको पता हो कि आपकी गलती के परिणाम आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे। सही। जब किसी कंपनी को पता हो कि उसकी गलती के भयानक परिणामों की आर्थिक जिम्मेदारी उस पर नहीं आएगी, तो वो सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाह हो सकती है। और हो सकता है कि वो कॉस्ट कटिंग भी करे सेफ्टी में। बिल्कुल। और तो और ये कानून गंभीर प्राकृतिक आपदा से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी ऑपरेटरों को छूट देता है, जबकि हम सब जानते हैं कि फुकुशिमा का हादसा सुनामी की वजह से ही शुरू हुआ था। तो ये सब सुनकर एक सवाल और उठता है, इतना बड़ा जोखिम उठाकर सप्लायर्स को इतनी छूट देकर हम जिस न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं उसका हमारी कुल बिजली में हिस्सा है कितना आखिर? दशकों की कोशिशों के बावजूद आज भी न्यूक्लियर एनर्जी भारत की कुल बिजली उत्पादन का सिर्फ 3% है। सिर्फ 3%? जी, सरकार ने पहले भी बड़े बड़े लक्ष्य रखे थे। 2000 तक 10 गीगावाट, 2020 तक 20 गीगावाट, लेकिन हम 2020 में सिर्फ 6.78 गीगावाट तक ही पहुंच पाए। और अब 2047 का लक्ष्य? 100 GW का नया लक्ष्य है, जो मौजूदा हालात में लगभग असंभव लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अधिनियम देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा निजी और विदेशी कंपनियों के लिए बिना किसी जोखिम के भारी मुनाफा कमाने का एक शानदार मौका बनता दिख रहा है। तो परमाणु क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दबाव नीतियों को बदल रहा है। अब अगर कश्मीर की बात करें तो वहां एक बिल्कुल अलग तरह का दबाव, यानी दशकों की नाकामी सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है। चलिए श्रीनगर की पहचान, डल झील के मामले को समझते हैं। हाँ, ये मामला भी एक बड़े नीतिगत बदलाव का है। जम्मू कश्मीर सरकार ने डल झील को बचाने के लिए चल रही अपनी पुरानी योजना को उसे अब रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया है? जी, ये योजना 2009 में करीब 417 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुई थी। तो इस पुरानी योजना को रद्द क्यों करना पड़ा और उस योजना में था क्या? योजना का मुख्य उद्देश्य था डल झील के अंदर और किनारों पर बसे लगभग 9,000 परिवारों को वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पर बसाना। अच्छा। रिलोकेट करना। हाँ। सोच ये थी कि अगर इंसानी बस्तियों को हटा दिया जाए तो झील अपने आप साफ हो जाएगी, लेकिन 15 साल से ज्यादा समय में सरकार सिर्फ 1,808 परिवारों को ही शिफ्ट कर पाई। 15 साल में सिर्फ 20% काम। ये प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों रही? क्या समस्या योजना में थी या उसके अमल में? मेरा मतलब है, क्या लोगों को वहां से हटाना ही एक गलत विचार था? सवाल बहुत अच्छा है, और सच कहूं तो समस्या दोनों स्तरों पर थी। ओके। जिस जगह, यानी राखे अर्थ में, इन परिवारों को बसाया जाना था, वो एक निचला इलाका था जहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। ओह। सरकार को पहले उस जमीन को भरने में ही एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ी, और उसके बाद भी वो वहां पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से नहीं दे पाई। तो जाहिर है लोग क्यों जाना चाहेंगे? बिल्कुल। जब लोगों ने देखा कि नई जगह पर हालात और भी खराब हैं, तो उन्होंने शिफ्ट होने से इनकार कर दिया और पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई। और इस सब के दौरान डल झील की हालत कैसे हो गई, जिसकी खातिर ये सब किया जा रहा था? झील की हालत बद से बदतर होती चली गई। 2022 में SKUST यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने बताया कि झील का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। किन वजहों से? घरों से निकलने वाला बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज, अतिक्रमण, आक्रामक खरपतवार और आसपास के इलाकों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, इन सब ने मिलकर झील के इकोसिस्टम को लगभग तबाह कर दिया है। डल झील, जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि श्रीनगर की संस्कृति और जीवन का केंद्र है, वो अपनी पहचान खो रही थी।
तो अब जब पुरानी योजना फेल हो गई है तो सरकार का नया प्लान क्या है? अब सरकार ने एक बिल्कुल नई सोच अपनाई है, जिसे इन सिटू संरक्षण योजना कहा जा रहा है। इन सिटू मतलब? उसी जगह पर संरक्षण। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं है, ये नजरिए का एक बुनियादी बदलाव है। सालों तक झील के निवासियों को संरक्षण में एक बाधा या अतिक्रमणकारी के रूप में देखने के बाद सरकार अब उन्हें झील के इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग मान रही है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस नई योजना के तहत होगा क्या? लोगों को हटाने की बजाय उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा? बिल्कुल। अब झील के अंदर जो 58 बस्तियां हैं, उन्हें हटाने की बजाय वहीं पर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कि शुरुआत में 6 बस्तियों में मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि गंदा पानी झील में न जाए। ये तो बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ ही आईआईटी रुड़की ने भी एक अलग प्रोजेक्ट तैयार किया है। उसका फोकस सीवेज सिस्टम को ठीक करना, बाहर से आने वाले नालों के पानी को ट्रीट करना और झील के अंदर के चैनलों की सफाई करना है। तो अब लड़ाई झील के निवासियों से नहीं बल्कि प्रदूषण से है। सही पकड़ा। और निवासियों को इस लड़ाई में भागीदार बनाया जा रहा है। तो डल झील में हमने देखा कि कैसे एक आंतरिक रणनीति जमीनी हकीकत को देखकर बदली जा रही है। अब अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जहां भारत की बाहरी रणनीति की हो रही है। एक आर्टिकल में यह तर्क दिया गया है कि दुनिया इतनी बदल गई है कि भारत को अपनी विदेश नीति की पूरी किताब ही फिर से लिखनी पड़ सकती है। हाँ, और ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। वो दुनिया जिसमें हम बड़े हुए हैं, जहाँ संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियम तय करते थे, वो दुनिया बिखर रही है। मल्टीलैटरलिज्म का कमजोर होना। बिल्कुल। चीन एक बड़ी ताकत बन चुका है, अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और अब बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते नहीं हो रहे हैं। अब हर देश दूसरे देश के साथ लेन देन वाले द्विपक्षीय संबंध बना रहा है। तो इस नए माहौल में हमारा पुराना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मंत्र, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से चला आ रहा है, क्या वो अब भी फिट बैठता है? क्योंकि हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि हम किसी गुट में नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। यही तो मूल प्रश्न है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का विचार तब बहुत प्रासंगिक था जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। भारत ने दोनों से दूरी बनाकर अपना एक अलग रास्ता बनाया। लेकिन अब दुनिया मल्टीपोलर है। आज भारत एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है, जो चीन को रोकने के लिए बना है। हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपने पुराने दोस्त रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। इस वजह से अमेरिकी एक्सपर्ट्स अब भारत को स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस नहीं बल्कि एक स्विंग स्टेट कहते हैं। स्विंग स्टेट मतलब एक ऐसा बड़ा देश जो किसी भी तरफ झुककर वैश्विक संतुलन को बदल सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर पुराना जीपीएस काम नहीं कर रहा है तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नया रास्ता क्या है? आर्टिकल क्या ठोस सुझाव देता है? आर्टिकल एक बहुत ही व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। पहला सुझाव है कि भारत को अभी कोई बड़ी भूमिका निभाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लो प्रोफाइल बनाए रखें। हाँ, और अपनी आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाएं, खासकर साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में। मतलब पहले घर मजबूत करो, फिर बाहर दुनिया देखो। और व्यापार के मोर्चे पर क्या करना चाहिए? दूसरा सुझाव उसी से जुड़ा है। हमें अपनी व्यापार कूटनीति को सबसे आगे रखना होगा। आज हम अपने निर्यात के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये तो है। इस निर्भरता को कम करके हमें एशिया और अफ्रीका जैसे तेजी से बढ़ते बाजारों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर जोर देना चाहिए। और हमारे पुराने साथी रूस और पड़ोसी चीन को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? रूस के साथ संबंधों को एक नई दिशा देने का सुझाव है। पारंपरिक रक्षा सौदों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, साइबर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप करनी चाहिए। और चीन, वो तो सबसे मुश्किल पहेली है। को ध्यान में रखते हुए चीन से आने वाले निवेश का फायदा उठाना चाहिए, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में। चीन से निवेश, लेकिन सिक्योरिटी चेक्स के साथ। ये वाकई एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। और हमारे सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में क्या? यहाँ आर्टिकल एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का सुझाव देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती के तौर पर देखना बंद करे और उसे एक विदेश नीति के मुद्दे के रूप में देखें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ आतंकवाद पर बात करने की बजाय आर्थिक प्रोत्साहनों पर भी विचार करें,
जैसे पानी के बंटवारे पर एक नई संधि, रुकी हुई ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन को फिर से शुरू करना, या व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना। हाँ, व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट होगा। और ब्रिक्स जैसे मंचों के लिए कोई सुझाव? हाँ, अंतिम सुझाव ब्रिक्स को लेकर है। भारत को अपनी अध्यक्षता का उपयोग इसे एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने की बजाय एक आर्थिक सहयोग का मंच बनाने पर करना चाहिए, जहां व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी पर फोकस हो। भारत में दालों की खपत बहुत ज्यादा है और इसे पूरा करने के लिए हम उत्पादन, आयात और एमएसपी जैसी चीजों का एक संतुलन बनाकर चलते हैं। जी। लेकिन हाल ही में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते की खबर आई, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। हाँ। ऐसा लगा कि सरकार ने पर्दे के पीछे से जी। अमेरिकी किसानों से दाल खरीदने का कोई वादा कर लिया है। बिल्कुल। और किसानों की ये चिंता समझने के लिए हमें कुछ आंकड़े देखने होंगे। हाँ, आंकड़े बहुत जरूरी हैं। देखिए, भारत में हर साल करीब 2.5 करोड़ टन दाल का उत्पादन होता है, लेकिन हमारी जरूरत है लगभग 3 करोड़ टन की। अच्छा, तो मतलब करीब 50 लाख टन का सीधा सीधा गैप है, जिसे हम आयात से भरते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 50 लाख टन? जी। हमारे शरीर में जाने वाले प्रोटीन का लगभग 1/4 हिस्सा दालों से आता है और करीब 5 करोड़ किसान परिवारों की रोजी रोटी इसी से चलती है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो फिर किसानों की असली समस्या क्या है? क्या उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समस्या दाम की है। देखिए, चावल और गेहूं के लिए तो सरकार की एक मजबूत एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है। खरीद भी बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन दालों के मामले में ऐसा कोई भरोसेमंद सिस्टम नहीं है। खरीद का तंत्र बहुत कमजोर है। ज्यादातर खेती आज भी बारिश के भरोसे है और हमारी पैदावार भी दुनिया के मुकाबले कम है। तो ये जो एमएसपी का वादा है, वो दालों के लिए सिर्फ कागज पर है? काफी हद तक। आंकड़े खुद ये कहानी बताते हैं। 2019 से 2024 के बीच सरकार ने अपनी मूल्य समर्थन योजना मतलब प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कुल उत्पादन का सिर्फ 2.9% से 12.4% हिस्सा ही खरीदा। 1 मिनट, सिर्फ 12.4%? इसका असली मतलब तो ये हुआ कि 10 में से लगभग 9 किसानों को तो एमएसपी का कोई फायदा ही नहीं मिला। बिल्कुल। उनकी फसल तो खुले बाजार के भरोसे ही रही। जी हाँ, और यही वो खाई है जहां सरकार की नीतियां और किसान की हकीकत अलग हो जाती हैं। कागज पर एमएसपी है, पर जमीन पर नहीं। अच्छा। कई राज्यों में तो खरीद केंद्र तक नहीं है। नतीजा ये होता है कि किसान मजबूर होकर अपनी फसल निजी व्यापारियों को एमएसपी से कम दाम पर बेच देता है। और शायद यही अविश्वास उस अमेरिकी सौदे वाली खबर पर उनकी चिंता का असली कारण था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि सरकार एक बार फिर उनके हितों को नजरअंदाज कर रही है। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार ने अक्टूबर 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता का एक बड़ा मिशन भी घोषित किया था। जी, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक ले जाना है। ये तो अपनी ही नीति के खिलाफ जाने जैसा लगता है ना? यही तो विरोधाभास है। आप एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे समझौते करते हैं जिससे आयात का दरवाजा और खुल जाए। हालांकि बाद में सरकार ने सफाई दी, लेकिन इस घटना ने दालों की समस्या की जड़ को फिर से उजागर कर दिया है। इसका समाधान किसी समझौते से, कुछ शब्द हटाने से नहीं होगा। इसके लिए ढांचे में सुधार की जरूरत है। मतलब हमें खरीद के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा, जैसे गेहूं चावल के लिए है। जी। किसानों को एक असली गारंटी देनी होगी कि उनकी फसल एमएसपी पर बिकेगी ही बिकेगी। सही कहा। जब तक खरीद का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरता, किसानों को असली एमएसपी गारंटी नहीं मिलती और दाल उगाने वाले इलाकों में पैदावार बढ़ाने के लिए निवेश नहीं होता, तब तक भारत के दाल किसान आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे। और देश अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए हमेशा आयात पर निर्भर रहेगा। जी, जिससे ऐसे वाणिज्यिक समझौते हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा बने रहेंगे। तो दालों के मामले में हमने देखा कि कैसे एक सरकारी नीति और जमीनी हकीकत में एक बड़ा अंतर है। कुछ ऐसा ही टकराव हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी देखने को मिल रहा है, जहां सरकार एआई से फैलने वाली गलत जानकारी को काबू करना चाहती है, लेकिन उसके बनाए नियम शायद कुछ और ही असर डाल रहे हैं। जी। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2026 में एक नया नियम जोड़ा है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई से बनाई गई तस्वीरों पर साफ साफ लेबल लगाना होगा। हाँ, और ऊपरी तौर पर देखें तो ये एक बहुत जरूरी कदम लगता है। हर यूजर को ये जानने का हक है कि जो तस्वीर या वीडियो वो देख रहा है वो असली है या कंप्यूटर से बनाया गया है। ये तो अच्छी बात है। और सरकार ने पहले के ड्राफ्ट में कुछ सुधार भी किए हैं, जो अच्छी बात है। जैसे अब लेबल की साइज की कोई बाध्यता नहीं है और ये नियम उन तस्वीरों पर लागू नहीं होगा जो मजाक या कला के लिए बनाई गई हैं और असली होने का कोई दावा नहीं कर रही। ये तो सुनने में काफी तर्कसंगत लगता है। तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की दो बड़ी वजह हैं।
पहली चुनौती है टेक्नोलॉजी की। एआई इतनी तेजी से बेहतर हो रहा है कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। मतलब ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। बिल्कुल, जितनी तेजी से एआई को पकड़ने वाली डिटेक्शन टेक्नोलॉजी बनती है, उससे दोगुनी तेजी से एआई को छिपाने वाली टेक्नोलॉजी बन जाती है, जिस पर अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। अच्छा। तो प्लेटफॉर्म्स के लिए हर एक सिंथेटिक कंटेंट का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता ज्यादा गंभीर है, और वो इन नियमों में छिपी एक और बात है। सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के आपत्तिजनक माने जाने वाले कंटेंट को हटाने की समय सीमा को घटाकर सिर्फ 2 या 3 घंटे कर दिया है। 2-3 घंटे, ये तो बहुत ही कम समय है। क्या ये मुमकिन भी है? यही तो सवाल है। मतलब एक बड़ी कंपनी के पास हर रोज लाखों पोस्ट आते होंगे, इतने कम समय में वो कैसे तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत? और क्या किसी की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन तो नहीं हो रहा? यही असली समस्या है। इससे सोशल मीडिया कंपनियों पर जबरदस्त दबाव बनेगा। तो उनके पास क्या रास्ते बचेंगे? उनके पास 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो वे इतने सारे कर्मचारी रखें जो हर सरकारी नोटिस पर तुरंत कानूनी सलाह लेकर फैसला कर सकें, जो कि बहुत महंगा है, या फिर पहले हटाओ, सवाल बाद में पूछो का रास्ता अपनाएंगे। जी, ताकि किसी कानूनी झमेले से बच सकें। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी कंटेंट पर जरा सा भी शक हुआ तो कंपनियां उसे हटाने में ही अपनी भलाई समझेंगी। बिल्कुल, और इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा नए और छोटे प्लेटफॉर्म्स पर, जिनके पास बड़ी कंपनियों जैसे संसाधन नहीं होते। वो इस दबाव को झेल ही नहीं झेल पाएंगे। इससे एक तरह का चिलिंग इफेक्ट पैदा होगा, जहां लोग और कंपनियां खुद ही सेल्फ सेंसरशिप करने लगेंगी। और सबसे चिंता की बात यह है कि इतना बड़ा बदलाव बिना किसी सार्वजनिक बहस या परामर्श के कर दिया गया। अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो भावनाओं और संविधान दोनों से बहुत गहराई से जुड़ा है। 28 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। जी। इसके मुताबिक अब से सभी सरकारी समारोहों में वंदे मातरम के पूरे 6 छंद बजाए जाएंगे और इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। हमारे स्रोत में लेखक ने इस कदम को संवैधानिक बर्बरता तक कह दिया है। ये बहुत बड़ा शब्द है, और इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। ये बहस आज की नहीं, आजादी से भी पहले की है। अच्छा। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी। 1937 में? उस बैठक में कौन कौन थे? उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि गीत के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम मित्रों द्वारा जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं वे जायज हैं, और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, क्योंकि वे भारत माता की एक खूबसूरत वंदना है और किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक नहीं है। तो बाद के छंदों में ऐसा क्या है जिस पे आपत्ति थी? वंदे मातरम के बाद के छंदों में हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का सीधा उल्लेख आता है। जैसे एक पंक्ति है, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धालिणी, जिसका अर्थ है आप ही 10 हथियारों को धारण करने वाली दुर्गा हैं। जी। अब लेखक का सवाल बहुत सीधा है, क्या एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में किसी मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी या अनास्तिक नागरिक को इन छंदों के बजने पर सावधान खड़े होने के लिए मजबूर करना एक तरह का धार्मिक परीक्षण थोपना नहीं है? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। इस पर हमारे संविधान निर्माताओं का क्या सोचना था? संविधान सभा ने क्या फैसला लिया? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का बराबर का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन क्रूशियल बात यह है कि सभा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1937 के फैसले को ही आधार बनाया और केवल 2 छंदों वाले संस्करण को ही अपनाया। बाद के 4 छंदों को जानबूझकर छोड़ा गया था। ये बात तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने खुद ही बाद के छंदों को राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा नहीं बनाया था। बिल्कुल। ये तो इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। जी, हमारे संस्थापक ये समझते थे कि एक बहुधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष देश किसी एक विशेष धर्म के देवी देवताओं को समर्पित छंदों को अपना आधिकारिक प्रतीक नहीं बना सकता। यहाँ तक कि हमारे कानून भी इसी फर्क को दर्शाते हैं। कैसे? संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों से राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने को कहता है। इसमें राष्ट्रगीत का जिक्र तक नहीं है।
इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कुछ कहा है। वो बिजॉय इमानुअल वाला मामला काफी चर्चित रहा था। हाँ, बिजॉय इमानुअल बनाम केरल राज्य 1986 का मामला इस बहस की नींव है। ये मामला केरल के 3 बच्चों का था जो जेहोवाज विटनेस समुदाय से थे। अच्छा। उनकी धार्मिक मान्यताएं उन्हें राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं देती थी, हालांकि वे उसके सम्मान में हमेशा चुपचाप खड़े रहते थे। और सिर्फ गाने में शामिल न होने के लिए स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। जी हाँ, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़ा होना ही पर्याप्त है। किसी को भी गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि चुप रहने का अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। अब तर्क बहुत सीधा है कि अगर आप किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जिसे संविधान का सीधा संरक्षण प्राप्त है, तो आप यकीनन किसी को राष्ट्रगीत के उस हिस्से के लिए खड़े होने या गाने पे मजबूर नहीं कर सकते जिसे संविधान सभा ने कभी अपनाया ही नहीं। तो लेखक के अनुसार ये नया सरकारी आदेश न सिर्फ 1937 के ऐतिहासिक समझौते और संविधान सभा के विवेकपूर्ण निर्णय को पलटता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सीधा सीधा उल्लंघन करता है। यह एक सुलझे हुए सवाल को फिर से बेवजह कुरेदने जैसा है, जो हमारे देश की विविधता और धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को कमजोर करता है। और अब आखिर में बात करते हैं आपके और हमारे पैसों की, एक ऐसी छुपी हुई लागत जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। भारत के जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2025 में कमीशन के तौर पर लगभग 60,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कमीशन के भुगतान में 18% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बीमा कंपनियों की कुल कमाई मतलब प्रीमियम ग्रोथ सिर्फ 6.7% रही। एक मिनट, इसे ठीक से समझते हैं। मतलब कंपनी की कमाई से लगभग 3 गुना तेजी से उसका खर्चा बढ़ रहा है। जी, ये तो किसी भी बिजनेस के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और जब हम इसे और गहराई से देखते हैं तो एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सरकारी बीमा कंपनी LIC जो अपना 95% कारोबार अपने एजेंटों के जरिए करती है, उसका कमीशन पर होने वाला खर्च असल में घटा है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ जो निजी बीमा कंपनियां हैं, जो पॉलिसी बेचने के लिए बैंकों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उनका कमीशन अनुपात 7.21% से बढ़कर 8.95% हो गया है। और उनके खर्चे? निजी कंपनियों का कमीशन खर्च 1 साल में करीब 42% बढ़ गया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? प्राइवेट कंपनियां इतना ज्यादा कमीशन क्यों दे रही हैं, खासकर बैंकों को? इसकी मुख्य वजह है मोल भाव की शक्ति, यानी बार्गेनिंग पावर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, बाजार में 26 बीमा कंपनियां हैं, लेकिन पॉलिसी बेचने वाले बड़े खिलाड़ी कुछ ही हैं, जैसे देश के बड़े बैंक जिनकी 4 लाख से ज्यादा शाखाएं हैं। अब इन सभी 26 कंपनियों को उन्हीं बैंकों की ब्रांचों तक पहुंचना है। बैंक तो आसानी से कह सकता है कि अगर आप ज्यादा कमीशन नहीं देंगे तो मैं आपके प्रतियोगी से हाथ मिला लूंगा। अच्छा। लेकिन एक बीमा कंपनी के लिए रातों रात अपना नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। मतलब बैंकों का पल्ला भारी है और वे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या रेगुलेटर IRDAI इस पर कुछ नहीं कर रहा? IRDAI ने 2023-24 में एक नया ढांचा लागू किया था, जिसे EOM यानी एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि इसे समस्या सुलझने के बजाय और खुलकर सामने आ गई। आपने EOM फ्रेमवर्क का जिक्र किया, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पहले बीमा कंपनियां एजेंटों या बैंकों को कमीशन के अलावा दूसरे तरीकों से भी इंसेंटिव्स देती थीं, जैसे विदेश यात्रा, महंगे तोहफे या दूसरे भत्ते। ये सब छिपे हुए खर्चे थे। अच्छा। EOM फ्रेमवर्क ने कहा कि अब से सारे खर्चे एक ही सीमा के अंदर और पारदर्शी तरीके से दिखाने होंगे, जिन्हें कमीशन कहा जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जो खर्चे पहले छिपे थे वो अब खुलकर कमीशन के नाम पर दिखने लगे। तो इससे ये आंकड़ा इतना बड़ा लग रहा है। जी, समस्या की जड़ एजेंट नहीं बल्कि बाजार का ये असंतुलित ढांचा है। FY 2025 में कमीशन का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 26,000 करोड़ रुपए बैंकों जैसे कॉरपोरेट मध्यस्थों को गया। तो इसका समाधान क्या है? अगर ये लागत बढ़ती रही तो इसका बोझ तो आखिर में पॉलिसी खरीदने वाले पर ही आएगा। बिल्कुल। लेख के अनुसार समाधान ये है कि कमीशन का ढांचा बदला जाए। कमीशन सिर्फ पहली बार पॉलिसी बेचने पर केंद्रित न हो, बल्कि उसे इस बात से जोड़ा जाए कि ग्राहक कितने लंबे समय तक पॉलिसी को चालू रखता है। सही कहा। यानी रिन्यूअल इनकम को ज्यादा महत्व दिया जाए।
इससे एजेंट या बैंक अच्छी और ग्राहक के लिए फायदेमंद पॉलिसी बेचने पर ध्यान देंगे। साथ ही आरबीआई और आईआरडीआई को मिलकर बैंकों के जरिए बिकने वाली बीमा पॉलिसियों की गुणवत्ता और ग्राहकों की शिकायतों पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का आंकड़ा पहले ही जीडीपी के 4% से घटकर 3.7% रह गया है। और ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन घटने का मतलब ये है कि देश की कुल कमाई मतलब जीडीपी के मुकाबले बीमा पर होने वाला कुल खर्च घट रहा है। तो इसका असर क्या होगा? यानी जैसे जैसे देश अमीर हो रहा है, लोग अपनी और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर उतना खर्च नहीं बढ़ा रहे हैं। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक मेडिकल इमरजेंसी या कोई अनहोनी कई परिवारों को वापस गरीबी में धकेल सकती है। और अगर पॉलिसी बेचने की लागत बढ़ती रही तो बीमा मध्यम वर्ग के लिए और भी महंगा हो जाएगा। तो आज हमने 4 बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर की, खेतों में दाल उगाते किसानों की चिंताओं से लेकर एआई और सोशल मीडिया के नए नियमों तक। वंदे